वेलकम बैक टू माय चैनल बैक में एक बार अभी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओके, तो जैसे हमारी सीरीज चल रही है सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज हमने पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लिटरेरी सोर्सेज पढ़ ली है। ठीक है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज भी हमने पढ़ लिए, जिसमें कॉइन्स पढ़े थे। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इंस्क्रिप्शन के बारे में, किस तरह से इंस्क्रिप्शन है वो एज अ सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बनता है। ओके, सो काफ़ी वीडियो पिछली बार भी लंबी होगी, इस बार इसको लंबी नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द खत्म हो। ओके, काफ़ी लंबा चैप्टर हो गया यार गाइज। ओके, सो इससे पहले अगर थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, दैट इज हमने इससे पिछले वाले में वीडियो में पढ़ा था, दैट इज कॉइन्स के बारे में। ठीक है, हाउ कॉइन्स आर इंपॉर्टेंट। देखो, कॉइन्स की बात करें तो काफ़ी कॉइन्स जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी टाइम पीरियड के बारे में। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से उनकी उन पे जो पोर्ट्रेट्स बनाए होते हैं, किस तरह से उनकी इमेजेस होती हैं, किस तरह से उनका टाइम पीरियड होता है। सो वो हमको बताता है सोर्सेज उस टाइम पीरियड के बारे में कि किस रूलर के टाइम पे, किस महाराज के टाइम पे वो थे। ठीक है, तो पहले के टाइम पे हमको देखने को मिलते हैं, दैट इज़ द पंच मार्क कॉइन्स। ठीक है, पंच मार्क कॉइन्स। उसके बाद कौन से कॉइन्स, उसके बाद आते हैं इंडो ग्रीक कॉइन्स, उसके बाद आते हैं कुशान्स के कॉइन, उसके बाद आते थे गुप्ताज के। ठीक है, तो गुप्ताज ने कंप्लीट इन सभी को हराया था कॉइन्स के मामले में। हराया मतलब उन सभी को इन सभी के कॉइन्स अच्छे बनाए थे, दैट इज़ जो गुप्ताज के कॉइन थे। ठीक है, जिसमें कि वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कॉइन से दर्शाते थे, अलग अलग जिसमें वो अलग अलग पोजेज में खड़े हुए हैं। राइट, फर्स्ट जैसे कि कभी किसी में हंटिंग कर रहे हैं, किसी में यज्ञ कर रहे हैं, किसी में वीणा बजा रहे हैं, किसी में बो एंड एरो दैट इज धनुष बाण को उन्होंने पकड़ा हुआ है। राइट, सो अलग अलग पोजेज में उन्होंने खड़े हुए हैं। और जिससे हमको पता लगता है कि ये उस टाइम पीरियड की बात नहीं, पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त फर्स्ट की। ठीक है, वो वीणा बजाते हुए विचार थे, उनके कॉइन्स में ये दर्शाया गया है। अच्छा, सो ये था कॉइन्स। अच्छा, बात करें अब इंस्क्रिप्शंस की। So one of the most important and the reliable sources of writing history are the inscriptions. ठीक है, सो हिस्ट्री की सोर्सेज की बात करें तो कॉइन्स, जैसे हमने बताया था, कॉइन्स जो आता है सेकंड नंबर पर आता है, बट अगर फर्स्ट नंबर की बात करें दैट इज द इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन जो है फर्स्ट नंबर पे आता है सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में। ओके, एंड इंस्क्रिप्शन बीइंग अ कंटेम्परेरी डॉक्यूमेंट इज फ्री फ्रॉम द लेटर इंटरप्रिटेशन। इट कम्स इन द फॉर्म इट वाज कंपोज्ड in and engraved for the first time. It is almost impossible to add something to it at later stages, as we generally find with the work written on soft materials like brick bark, palm leaf, paper, etc., which are frequently required to be copied because the old manuscripts became fragile with the course of time. At the time of copying, some errors did creep in, and sometimes even few add were made. This is not possible with the inscription. अच्छा, so inscription की बात करें तो इंस्क्रिप्शन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, दैट इज कि इंस्क्रिप्शन है ना, इंस्क्रिप्शन उसमें कुछ भी आप ऐड नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि वो पुराने टाइम का ऐसा लिखा हुआ एक ऐसा दस्तावेज है जो कि एक पर्टिकुलर चीज पे लिखा जाता है, जिसपे आप कुछ ऐड कर ही नहीं सकते हो, जिसमें आप कुछ ऐड नहीं कर सकते। वो एक पाम के लीफ पे लिखा हुआ है, उस पर आप कैसे ऐड करोगे जो पहले से लिखा हुआ है। तो ये हो सकता है कि जब हिस्टोरियंस उसको एक इंस्क्रिप्शन से उतार के वो रीड करके अपनी बुक अपनी कहीं और पर किसी और सोर्स पे लिख रहा हो, तो उसे लिखते इस टाइम सम एरर्स हो सके, सम गलतियां हो सके, और इतिहास थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं। ऑब्वियसली देखो, चेंज कैसे होगा इतिहास गलती से? हिस्टोरिकल हिंदू माइथोलॉजी में यह बताया गया कि हिंदू उसमें दैट इज 33 कोटि देवी देवता होते हैं, 33 कोटि देवी देवता होते हैं। बट जब हिस्टोरियंस इसको कन्वर्ट करते रहे तो उन्होंने शायद थोड़ा सा हिस्टोरिकल एरर हो गया, उन्होंने समझ लिया इट इज 33 करोड़। तो 33 करोड़ देवी देवता नहीं होते हैं हिंदू माइथोलॉजी में, इट इज 33 कोटि देवी देवता। ठीक है, इज हाउ द मिस्टेक्स हैपेंस। बट अगर बात करें इंस्क्रिप्शंस की, तो इंस्क्रिप्शन में बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है कि इसमें मिस्टेक्स हो, क्योंकि इसमें आप कुछ ऐड कर नहीं सकते अपने से। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। अगर बात करें हम कॉइन्स की, तो कॉइन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, तो मैं आप जिसने पिछले वाली वीडियो देखी थी, पार्ट 2 देखा था, तो वो कमेंट करेंगे और बताएंगे व्हाट इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स नोन एज। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट MMCQs हम हर टाइम स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी, एंड द स्टडी ऑफ कॉइन्स को आपको कमेंट में बताना है। दे आर क्रेव्ड ऑन सील्स, कॉपर प्लेट्स, टेम्पल वॉल्स, वुडन टैबलेट्स, स्टोन वॉल्स, तो ऑल राउंड हर जगह पे जो है काफ़ी ज़्यादा इंस्क्रिप्शन जो है ये बनाए जाते थे। ओके,
The oldest inscription are of Harappan script, that is 2500 BCE time period. So जो सबसे oldest inscription है वो किसका है, that is Harappan civilization का. Okay, the writing script on the Harappan script, but so far no attempt has been made to success. अच्छा, so उनके जो Harappan की जो seals थी उन पे वो inscriptions लिखी गई हैं, but अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि अभी तक भी हम सक्सेसफुल नहीं है उस राइटिंग को पढ़ने में. क्या उसको लिखा है उसको समझ नहीं पा रहे हैं. ओके, The earliest deciphered inscription are of Ashokan edicts, which have been found on the rock surface of stone pillars. Although the subcontinent, they were found written in the four scripts in which the empire is present-day Afghanistan, and he used to be Aramic and the Greek script for his edicts. In the Gandhara region, खरोष्टी स्क्रिप्ट वाज यूज्ड. ठीक है, सो यहाँ पर अशोक एडिक्ट्स, अशोक पिलर्स की बता रही है इंस्क्रिप्शन. अब पत्थरों पे अगर पर्टिकुलर जगह कोई मूर्ति पर भी बस रहा है उस पर कुछ लिख दिया हुआ है तो आप उस पर पर्टिकुलर कुछ ऐड तो करने से, तो कोई पेज तो है नहीं कि आपने मिटा दिया या फिर वाइटनर से उसको मिटा के कुछ लिख दिया. वो पत्थर पर एक बार उस पर तराशी होगी वो होगी तो उसको आप मिटा नहीं सकते. दिस इज हाउ इंस्क्रिप्शन आर यूजफुल. ठीक है, सो यहाँ पर बात करें अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो सील्स पे हमको इंस्क्रिप्शन मिले वो हम उनको पढ़ने में असमर्थ हैं. बट अगर बात करें इसी कंपेरिजन में तो अशोका की, तो अशोका के जो पिलर्स हैं उस पर हमको काफ़ी ज़्यादा इंस्क्रिप्शन मिलती है. उसकी बात करें तो वो अशोका का हमको पता रूल काफ़ी ज़्यादा वास्ट है. दैट इज़ वो आज के टाइम के गंधार अफगानिस्तान तक था जहाँ पर खरोशी स्क्रिप्ट यूज़ की गई थी उसके पिलर में. ओके, द स्टडी ऑफ हमने क्या पढ़ा, इंस्क्रिप्शन. दैट इज स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी, बट द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट इज नोन एज पैलियोग्राफी. ओके, सो अशोका के जाने के बाद जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट को अपनाया गया था. ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को. बट अगर बात करें अशोका के इंस्क्रिप्शन की जो चार्ट्स है, ठीक है, उसको जो क्रेडिट दिया जाता है अशोका के इंस्क्रिप्शन जो अल्फ़ाबेट्स है उसको कंप्लीट करने का, वो किसको था, जेम्स प्रिंसेप को था. अच्छा, तो इंस्क्रिप्शन भी काफ़ी टाइप्स के होते थे. बट अगर बात करें पर्टिकुलर में अशोका की सो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे वो किसके थे, वो रॉयल ऑर्डर्स थे. ठीक है, रॉयल ऑर्डर्स थे. फरमान भी, जिसको राजा का फरमान बताया जाता था. ठीक है, किसके रिगार्डिंग, दैट इज सोशल, ठीक है, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के रिगार्डिंग था ये फरमान. द लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज commemorative inscription as it records the visit of Buddha's birthplace. ठीक है, सो जो लुम्बिनी जो हम बुद्धा के रिलेटेड है वो उसमें बुद्धा के बर्थ प्लेस के बारे में बताया गया जो कि अशोका का पिलर है. Okay, some inscription record the construction of dam, reservoirs, tanks, well, and charitable feeding house. The Junagadh inscription of Shaka ruler Rudradaman records the construction of water reservoirs called the Sudarshana Lake during the time period of Chandragupta Maurya. It's completing during the region of Ashoka and repair in 2nd century CE. Okay, so यहाँ पर ना कि जो सिर्फ बायोग्राफी या इंस्क्रिप्शन में सिर्फ शाही फरमान नहीं बल्कि देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम के बारे में भी उसमें बताया गया है. किसके टाइम पीरियड के बाद, शाका रूलर था रुद्रदमन. ओके, उसके बाद उसको कंप्लीट करवाया गया था अशोका टाइम पीरियड के बारे में, अशोका के टाइम पीरियड में. उसके बाद उसको रिपेयर भी कराया गया था 2nd century CE में. इंस्क्रिप्शन हैव मैनी मोर यूजेस. फॉर एग्जांपल दे help us to date the sculpture on which occur, give us information about the extinct religious sectors like Ajivikas, tell us about historical geography, history of iconology, art and architecture, history of literature, language and even performing arts, and they are more reliable than the literary text. And so यहाँ पर बताया गया है इंस्क्रिप्शन जो है वो लिटरेरी टेक्स्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा विश्वासमंद रिलेबल होते हैं, उन पर हम ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को पता है कि दैट इज़ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इंस्क्रिप्शन के बारे में, दैट इज़ इंस्क्रिप्शन को कभी ज़्यादा अमेंड नहीं किया जा सकता, हमें इंस्क्रिप्शन में कुछ ऐड नहीं किया जा सकता. इसलिए जो बिल्कुल जैसा होगा बिल्कुल वैसा ही होगा. ओके, मॉडर्न टाइम ऐसा नहीं होगा कोई रूलर आया उसने अपने पुराने वाले रूलर में के इंस्क्रिप्शन में कुछ अपने बारे में ऐड कर दिया, बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता. ओके, और इसी के साथ साथ जो इंस्क्रिप्शन है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के बारे में भी, इकोनॉमी, हर एक चीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है. ओके, सो दिस इज हाउ द इंस्क्रिप्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद बात करते हैं मूवमेंट्स की. अच्छा, मूवमेंट्स की भी काफ़ी, अब सब अगर सबसे बड़ा एग्जांपल दैट इज़ द ताजमहल. ठीक है, ताजमहल ऑफ आगरा जो कि ओबियसली हमको हिस्ट्री बताता है कि वो किसने, शाहजहां ने बनाया था उसको उस टाइम पीरियड के बारे में, अपनी वाइफ नूरजहां वगैरह वगैरह. इन एडिशन टू एपिग्राफी एंड नुमिस्मेटिक सोर्सेज, अब आपने बताना है एपिग्राफी और नुमिस्मेटिक. ओके, क्या क्या है सोर्सेज. देयर वर मैनी अदर
antiquarian remains which speaks about the past. The temples and the sculptures are found all over the country region from the Gupta period up to recent times. These show the architectural and the artistic history and achievements of Indian culture. Large caves like Ajanta and Ellora were executed in the hills and in western India, which constitute Chaityas and the Viharas. Large temples have been created on the rock like Kailash temple of Ellora and Rathas of Mamallapuram. The monuments of the medieval period granted the riches enjoyed the ruling class also throw light on the religion styles of architecture. अच्छा, so यहाँ पर बता रहा है कि monuments के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी हिस्टोरी बताने में, एक्सक्लूडिंग आफ्टर एपिग्राफी एंड द न्यूमिस्मेटिक. अच्छा, कैसे उस टाइम पीरियड के जो भी मूवमेंट्स होंगे वो हमको एक उस टाइम पीरियड की डेट निकालने की में मदद कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये पर्टिकुलर चीज़ है, ये इतने टाइम पुराने पहले बनी हुई होगी. ओके, उससे हमको पता लगता है कि हाँ यार ये चीज़ उसने बनाया. अगर जिसने बनाया होगा हमको पता है कि वो अपना नाम भी लिखेगा उस पर, राइट. तो कुछ राजा होते थे वो अपने महल अपने एंट्रेंस में अपना नाम लिखवा देते थे, ठीक है. और साथ में मूवमेंट से हमको उस टाइम का आर्किटेक्चर भी, आर्ट एंड कल्चर के बारे में पता लगता है कि उस टाइम के किस तरह से आर्ट एंड कल्चर था, किस तरह से उसका स्टोर से किस तरह से कंस्ट्रक्शन होती थी. अगर बात करें और की तो मूवमेंट से जब हम बात करते हैं एलोरा केव की, ठीक है, जो कि हम मानने जाते हैं कि जब भगवान शिव के जो मूर्ति वहाँ पर वो पूरे सिर्फ एक ही पत्थर से बनी. सोचो कितना बड़ा पहाड़ होगा, किस तरह से उनका स्ट्रक्चर आर्ट एंड कल्चर होगा, किस तरह से वो कारीगर होंगे. ओके, तो गाइस ये था मूवमेंट का बारे में थोड़े से था ही था. बट ओके, अब नाउ द थर्ड सोर्स. देखो हमने फर्स्ट सोर्स, ये सब उसके ब्रांचें पढ़ रहे हैं. हमने फर्स्ट सोर्स कौन सा पढ़ा, लिटरेरी सोर्स. सेकंड सोर्स कौन सा पढ़ा, आर्कियोलॉजिकल सोर्स. थर्ड सोर्स हम कौन से पढ़ने वाले हैं, दैट इज द फॉरेनर्स अकाउंट. ठीक है, फॉरेनर्स अकाउंट मतलब जो हमारे इधर यात्री आए, किस तरह से उन्होंने लिखा, किस तरह से उनके बारे में हमको पढ़ के हमको पता लगता है सोर्स हिस्ट्री क्या थी. Many travelers came to India as pilgrim traders, settlers, soldiers, and the ambassadors. They have been left behind account of places visited and things they have saw. If studies with due caution, the accounts give a lot of valuable historical information. So यहाँ पर बताया गया कि ये इतिहास में इंडिया में काफ़ी सारे ट्रैवलर्स अलग अलग जगह से आए थे, एज अ सोल्जर बन के, एज अ एम्बेसडर बन के, एज अ सेटलर, एज अ ट्रेडर बन के इंडिया में आए थे. और वो जहाँ जहाँ पर उन्होंने विजिट किया, जहाँ जहाँ पर वो गए, उन्होंने वहाँ के बारे में लिखा, जानकारी लिखा गया. और अगर उस जानकारी को ध्यान से अच्छे से पढ़ा जाए तो हमको अपने हिस्ट्री के बारे में अगर समझा जाए उसको, तो हमको अपने इतिहास के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, अच्छे से नॉलेज मिलेगी. Ambassadors were sent to Patliputra by Greek kings. Some of them were Megasthenes, Dionysius, Seleucus, and these Megasthenes wrote Indica. हमको पता है इंडिका किसने लिखा, सेल्यूकस निक्टर ने लिखी थी. ओके, जो कि ओबियसली मौर्यन टाइम के पीरियड में मौर्य से मिलने आया था. The Greek and Roman account gives useful information about the Indian Ocean trade in early India. An anonymous Greek author settled in Egypt wrote Periplus of the Arthurian Sea on the basis of his personal vogue of Indian coast in about 80 CE. He gives valuable information about the Indian coast. Another writer, पोटोलमी wrote जियोग्राफिकल ट्रीटीज ऑफ इंडिया, जो कि आपको पता है कि पोटोलमी की कितना ज़्यादा जियोग्राफी में फेमस है. ओके, सो ये बात है कि हिस्ट्री ग्रीक्स को, रोमन्स के जो फॉरेनर्स जो लोग आते थे वो काफ़ी ज़्यादा, हमको पता है कि जो जब हम बात करें सबसे पहले की इतिहास की, तो यूरोप में भी जब चर्च डोमिनेट था तो वहाँ पर मार्टिन लूथर और भी जब स्टार्टिंग में लोग आने जाते थे, तो ये माना जाएगा जब यूरोप से लोग यहाँ पर बाहर घूमने जाते थे ना, तो यहाँ पर इंडिया था. और यहाँ पर ऑब्वियसली हमको पता है कि जो बाहर के लोग यूनानी जो थे ये ट्रेड करने आते थे, तो समुद्री रास्ते से आते, इस रास्ते को वो इस रास्ते से आते थे, यहाँ से अफ्रीका के, यहाँ से अंटार्कटिका ओशन से यहाँ से आना, और अफ्रीका के बिल्कुल साउथ अफ्रीका के यहाँ नीचे से यहाँ इंडिया के लिए आते थे. सो इस रूट को बोलते थे द केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप. ठीक है, सो और जो ग्रीक और रोमन के वहाँ पे जो रूलर्स थे वो जो लोगों को भेजते रहते थे, उसमें से एक ट्रेडर जो वहीं पर बाद में जाके सेट हो गया था, दैट इज़ वो इजिप्ट में रहता था. उसने एक बुक भी लिखी, दैट इज़ पेरिप्लस ऑफ द एर्थन सी, जिसमें उसने ओशन ट्रेड के बारे में बताया था इंडिया के. ओके, किस तरह से होता था, किस तरह से रहन सहन, किस तरह से व्यापार, किस तरह से ट्रैवल करते थे. ओके, मोस्ट ऑफ द ग्रीक राइटिंग अबाउट इंडिया आर बेस्ड ऑन द सेकेंडरी सोर्सेज रिजल्टिंग इन द न्यूमरस एरर्स एंड कंसंट्रेशन. देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू बी कॉशन्ड व्हेन यूजिंग देम. द ग्रीक वर ignorant of the Indian languages and the customs of the country, and their information is full of unavailable facts and fancies. For instance, Megasthenes stated that there were 7 castes in the Indian during the time of his stay, most possibly confusing caste with the occupational caste.
सो यहाँ पर बताया गया कि जो ग्रीक्स के जो या रोमन के जो स्कॉलर थे जो उन्होंने हमारे इंडिया के बारे में लिखा था काफ़ी सारी चीज़ें, तो ये माना जाता है कि जो उनकी जो राइटिंग सोर्सेज है वो सेकेंडरी थी। देखो अब मैंने पहले बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी का होता है। देखो मैंने बताया प्राइमरी जो है अंदर बिल्कुल रॉ लिखी गई, जो भोजपत्र तालपत्र पे जो इंस्क्रिप्शन में लिखी गई, दैट इज़ प्राइमरी। बट उसी को पढ़ के किसी राइटर ने, किसी स्कॉलर ने कोई बुक लिख दिया, किसी के बारे में इतिहास लिख दिया, तो वो दैट इज सेकेंडरी। सो बात करें सेकेंडरी का, तो सेकेंडरी में मिस्टेक्स हो सकती हैं, एरर हो सकते हैं, क्योंकि वो इसको समझ नहीं पाया या फिर कुछ नहीं हुआ। बट जो प्राइमरी, जो स्टार्टिंग में इनिशियल बंदा लिख रहा है, उससे कोई गलती नहीं होगी, सो वो प्राइमरी है। सो ये माना गया है कि जो ग्रीक के जो सोर्सेज थे इतिहास इंडिया के बारे में, सो वो सेकेंडरी था, इसलिए उसको इतना ज़्यादा बिलीव नहीं किया जाता, इतना बिलीव नहीं किया जाता। बात करें अगर पार्टिकुलरली मैगस्थनीज की, जो कि बहुत बड़ा हिस्टोरियन था, उसने बोला था कि इंडिया में जब मैं गया था उस टाइम 7 कास्ट थी, जबकि हिंदू में सिर्फ 4 कास्ट ही हैं स्टार्टिंग से एंशिएंट इंडिया से, दैट इज ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सो यहाँ पर अगर बात कर ली पर्टिकुलर कास्ट की, तो कास्टिज्म जो चलता था, बाद में कास्टिज्म डोमिनेट हुआ था जब थोड़ी सी नास्तिकता आई थी, ठीक है। बट अगर हिस्टोरिकली बात करी जाए तो इन कास्ट का सिर्फ यूज़ होता था उनके ऑक्यूपेशन को लेके। अगर कोई टीचर है, कोई ब्राह्मण पढ़ा रहा है तो वो ब्राह्मण है, ठीक है। कोई प्रोटेक्टर है, एज अ सोल्जर अपनी कंट्री के रक्षक कर रहा है तो वो क्षत्रिय है। कोई अगर वैश्य ट्रेडर है या वो है तो वो है वैश्य है। कोई घर का काम कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है तो वो शूद्र है। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। बट इसको बाद में बर्थ के आधार पर अपने डोमिनियन से बेस करने के लिए बढ़ाया गया था। In the later period, some Arabs also left their accounts about India. These Arab scholars such as Abu Rihan, better known as Al-Biruni, ठीक है। सो Al-Biruni का असली नाम क्या? That is Abu Rihan. Is most famous among us. Obviously हमको जानते हैं कि Al-Biruni कितना ज़्यादा फेमस है। Who belong to the region of Kiev, that is तुर्कमेनिस्तान से जो रिलेट करता था, ठीक है। was the contemporary of महमूद ऑफ गजनवी, ठीक है। महमूद ऑफ गजनवी हमको पता है कि इतने ज़्यादा उसने अटैक किए थे इंडिया पे, ओके। इंडिया टू लर्न अबाउट इट्स, वो इंडिया विजिट किया था इधर के लोगों के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो स्टडी इंडियन टेक्स्ट एंड देयर ओरिजिनल लैंग्वेज, इंडियन टेक्स्ट को स्टडी करने के लिए और उनके ओरिजिनल लैंग्वेज को टेक्स्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इन स्कॉलर ने इंडिया की लैंग्वेज अपने साथ ले ली और फिर बाद में जाके अपने वहाँ के लोगों को बताया और बताया गया कि ये अल्लाह ने लिखा है, ये उस टाइम के हमारे सबसे पहले मतलब हमारे ज्ञान को अपने में कन्वर्ट कर दिया गया था। यही हुआ हमारे साथ इंडियन लोगों के साथ। अगर बात करें हम पर्टिकुलरली ब्रिटिश एम्पायर की जो 200 साल के जिन्होंने रूल किया, उन्होंने हमारे कितने ज़्यादा वैदिक टेक्स्ट को जला दिया, कितने ज़्यादा को अपने साथ ले गए और बाद में अपने नाम पे पेटेंट करवाया। जबकि अगर बात करें सबसे बड़ी एग्जांपल है दैट इज़ की अगर हम बात करें आज के टाइम के, तो बच्चे जिसको भी पूछोगे तो बोलोगे कि सबसे पहले बार एरोप्लेन की डिस्कवरी किसने की? दैट इज़ राइट ब्रदर्स, राइट। बट दिस इज रॉन्ग। दैट इज सबसे पहले अगर बात की जाए तो हिंदू धर्म में ही सबसे पहले है, दैट इज़ पुष्पक विमान। अगर आप नाम सुना होगा, पुष्पक विमान, विमान नाम ही विमान है, ओके। किसने वो किसका था? दैट इज़ रावण। रावण के पास पुष्पक विमान था जिसके पास इतनी स्पीड की, मन की गति से चलता था, वो मन की गति से। तो सोच सकते हो आप। चलो बात करें वो तो मतलब, बट अगर बात करें अल-बिरूनी की, तो अल-बिरूनी इंडिया आया, उसने इंडिया की लैंग्वेज सीखी, ओके, उसके ओरिजिनल लैंग्वेज सीखी, ओके। हिज ऑब्जर्वेशन वर बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड द कल्चर विच दे एक्वायर थ्रू लिटरेचर। अच्छा, तो उसने इंडियन नॉलेज को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया, इंडियन को सोसाइटी के साथ में रहना स्टार्ट कर दिया, किस तरह से लोग रह रहे हैं, किस तरह से वो कल्चर अपना परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। फॉर दिस ही स्टडीज संस्कृत। उसने अपने इस सब को समझने के लिए दैट इज संस्कृत पढ़ना स्टार्ट किया। अगर हम अब यहाँ अरब जाएंगे, किसी और कंट्री में जाएंगे, वहाँ के बारे में किसी के बारे में बायोग्राफी लिखनी है, तो उसके लिए हमको वहाँ की पर्टिकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, वहाँ की जो फेमस ट्रेडिशनल लैंग्वेज है। सो यहाँ पर इंडिया में उस टाइम संस्कृत यूज़ होती थी, सो इसलिए अल-बिरूनी ने संस्कृत भी सीखी, क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े जो वेद थे, उपवेद थे, पुराण थे, वो संस्कृत में लिखे हुए थे। However, he does not give any political information of this time. So उसने किसी भी political information के बारे में नहीं बताया, ओके, क्योंकि ऑब्वियसली अनस्ट्रक्चर था, अनप्लान था, कोई भी कभी भी आके रूल कर लेता था, सो अनप्रेडिक्टेबल था। बट हीज तहकीक हिंद इज ट्रूली encyclopedic in nature and covers topics like Indian script, science, geography, astrology, astronomy, philosophy, literature, police, customs. So इसकी जो बुक है ये, इसमें उसने एक इंसाइक्लोपीडिया तो आपको पता ही, जिसमें हम ऑब्वियसली एक ऐसी बुक होती है जिसमें हर एक टॉपिक के बारे में कवर्ड होता है, ठीक है। सो उसने इंसाइक्लोपीडिक वे में इन सभी टॉपिक्स के बारे में अपनी बुक्स में लिखा था। His work is valuable historical sources for the 11th century India, as he was the first to have identified as the initial year of
गुप्ता ईयर। सो ये माना जाता है कि वो गुप्ता ईयर के सबसे इनिशियल एरा में आया था, सबसे फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। द अरब्स एंड द इंडियंस वर इन्वॉल्व इन द ओशनिक ट्रेड्स एंड द अरब अकाउंट्स सच एज दैट्स सुलेमान मेंशन्ड इंडिया। अच्छा, सो अगर बात करी जाए तो हमको सबको पता है कि दैट इज इंडिया, ये अरब सॉरी अगर अफ्रीका है तो ये इंडिया के साइड का है, और यहाँ पर बीच में क्या है, बीच में है यहाँ पर आता है ओशंस, ठीक है। सो अरब्स, और अगर बात करी जाए पर्टिकुलरली इंडिया की, तो यहाँ के इनके काफ़ी अच्छे जो है ओशनिक ट्रेड रिलेशंस थे। तो उसने उसके बारे में भी लिखा अल-बरूनी ने। सो गाइस, दिस इज़ हाउ हमने पढ़े थे कि सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कैसे। आई होप कि आपको वीडियो तीनों के तीनों पार्ट हमने ज़रूर देखे हों, पसंद आए हों आपको। अगर आपके कोई कमेंट है, कोई क्वेरीज है, या आप कहीं कोई समझ नहीं आई, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। अगर कहीं नहीं समझ आई तो आप मुझे बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। ओके सो गाइस, होप सबकी आप सबने इंजॉय किया हो। ओके, सो एक बार इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सो जो भी सारे क्वेश्चंस हैं मुझे पूरा विश्वास है कि आप उनको सॉल्व कर ही लेंगे। और अगर बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर्स में, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आ ही जाते हैं। ओके, इसी के साथ हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर होता है ख़त्म। काफ़ी ज़्यादा लंबा था गाइस यार ये वाला, लेकिन इसी के साथ मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।